बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम IAS 12 को डिस्कस करेंगे, जो कि इनकम टैक्सेस के हवाले से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको फॉलो करने होते हैं रिगार्डिंग द इनकम टैक्सेस, उसके रिगार्डिंग हम कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं अक्सर IAS 12 पढ़ाते हुए ये बताता हूँ कि IAS 12 मुश्किल नहीं है। कुछ इसके बारे में जनरल स्टूडेंट्स जो है वो घबराते हैं कि शायद IAS 12 कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें रूल्स दिए हुए हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद कितना भी मुश्किल सिनेरियो एग्ज़ाम में या कहीं पे भी आपको आ जाए, तो अगर आप उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी आप मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। तो अब हम उसी पैटर्न पे चलेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करेंगे पहले, और देखेंगे कि स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं स्टैंडर्ड के बारे में आपको बताऊं, तो एक दो पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं आपको समझना और उसको याद रखना और उसको इसी स्टैंडर्ड के दौरान लेके चलना। तो देखें, देयर आर 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देयर आर 2 बुक्स, a set of books। ठीक है जी। नंबर 1 अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, और नंबर 2 है जी टैक्स रिकॉर्ड्स। अच्छा, ये 2 बुक्स अकाउंट में क्यों कह रहा हूँ कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं जो कि प्रिपेयर्ड होते हैं, प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट अंडर या एज पर IFRS। ठीक है, जो IFRS में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स नॉर्मली एसेट्स से रिलेटेड हैं, लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं, उन एसेट्स में जो भी उन स्टैंडर्ड्स में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है जी। और नॉर्मली जो है हम उसमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड्स तो यूज़ होते ही हैं जो भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। क्योंकि टैक्स रिकॉर्ड है ये प्रिपेयर्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज़ एज पर इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है जी। जो इनकम टैक्स रूल्स हैं उनके मुताबिक ये टैक्स रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं और फिर टैक्सेशन के जितने मैटर्स हैं वो देखे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि 2 सेट्स ऑफ रूल हैं। और यहाँ पे नॉर्मली जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, नॉर्मली, मैंने इसलिए कहा कि नॉर्मली ये कैश बेसिस यूज़ करती है, यानी वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को नॉर्मली फॉलो करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे वो अक्रूवल बेसिस को ले जाते हैं, लेकिन बहरहाल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। अब आप ये देखें कि जो डिफरेंट सेट्स ऑफ बुक्स हैं, इन डिफरेंट सेट्स ऑफ बुक्स के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना कि एक सेट्स ऑफ बुक्स प्रिपेयर हो रही हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट डिटरमिन हो रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट डिटरमिन होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट, जबकि टैक्स रिकॉर्ड्स के अंदर टैक्सेबल प्रॉफिट डिटरमिन होता है। अच्छा, अब आपने याद ये रखनी है चीज़ या कंसेप्ट ये रखना है कि
हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट ही हो गया ना, प्रॉफिट अभी टैक्स में हमने माइनस ही नहीं किया हुआ। तो अब देखिए कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जिसको हम अकाउंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह रहे हैं, इसमें से हमने इनकम टैक्स एक्सपेंस माइनस करना है तो नेट इनकम आनी है, ठीक है। ये ज़रा डिस्कशन को अब मैं अब रिलेट करने लगा हूँ और मैं थोड़ा सा आगे अब स्टेप बाय स्टेप ले जाने लगा हूँ कि देखें अकाउंटिंग प्रॉफिट में जिसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह रहे हैं, जो कि एज पर IFRS रूल्स हमने कैलकुलेट किया है, इसमें से अभी हमने इनकम टैक्स एक्सपेंस माइनस करना है। लेकिन वो इनकम टैक्स एक्सपेंस कौन सा है जो टैक्सेबल प्रॉफिट पे हम कैलकुलेट करते हैं, यानी इनकम टैक्स एक्सपेंस कौन सा है कि जो इस प्रॉफिट पे, यानी टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है, द प्रॉफिट ऑन विच द कंपनी पेज टैक्स एज पर रेट डिफाइंड, ठीक है, जो भी टैक्स रेट डिफाइन है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में अब तक हम जो भी करते रहे हैं, लेट सपोज अकाउंटिंग प्रॉफिट आया है 1 लाख और टैक्स रेट है 30%, तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में ही 30% लगा के हम नेट इनकम कंप्यूट करते थे, अब तक हम ये करते हुए आ रहे थे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स पे नहीं होता, टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स पे होता है। अब देखें, जो हम टैक्स का एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो टैक्सेबल प्रॉफिट की परसेंटेज होगी, लेकिन लेस कहां से होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट में से होगा। अब देखें, अकाउंटिंग प्रॉफिट में और टैक्सेबल प्रॉफिट में जब डिफरेंस आ जाएगा ड्यू टू सम रीजन, जो भी हम डिस्कस भी करते हैं, डिफरेंस होता है ना जी, ये कैश बेसिस पे है, एक बेसिस पे है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो जब डिफरेंस आएगा तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में से जो इनकम टैक्स माइनस हो रहा है वो कोहेरेंट नहीं होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट के। ये बस कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। बस इस चीज, ये जो मैंने 2-3 पॉइंट आपको बताए हैं, ये पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए। पहले क्या है, देयर आर 2 सेट्स ऑफ बुक्स, एक बुक्स IFRS के रिलेटेड प्रिपेयर हो रही हैं, एक जो बुक्स हैं वो टैक्स अथॉरिटीज या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 या जो भी ईयर है उसमें आपके उसके मुताबिक प्रिपेयर हो रही हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी उसमें से टैक्स एक्सपेंस माइनस नहीं किया, लेकिन टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट होता है एज पर द टैक्स रूल्स डिफाइंड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और लास्ट बात मैंने क्या की कि जब अकाउंटिंग प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस, यानी लेस करेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस, तो ये इनकम टैक्स एक्सपेंस चूंकि किसी और सेट ऑफ बुक्स के रिलेटेड कैलकुलेट किया गया है, लिहाजा इनकम टैक्स एक्सपेंस जो कि कैलकुलेट किया गया है ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, ये कोहेरेंट नहीं होगा, ये हार्मोनाइज्ड नहीं होगा, ये रिलेटेड नहीं होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट में से। तो यहाँ पे अब ज़रूरत पेश आ गई कि इनकम टैक्स के स्टैंडर्ड के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए, कोई ऐसा प्रोसीजर डेवलप किया जाए जिससे हमारा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है और जो हमारा टैक्स इनकम टैक्स एक्सपेंस है ये हार्मोनाइज्ड हो जाए, ये कनेक्टेड हो जाए, ये मैच कर जाए। तो ये जो इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड है ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डील कर रहा है। ये चीज़ आपको बड़ी कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये चीज़ें आप अपने पास नोट करें। मैं फिर अब आपको फॉर्मली स्टैंडर्ड देखें, ये 2-3 बातें जब आपके जहन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी ना, तो कोई भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कोई भी मुश्किल सवाल आएगा तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। ओके जी, चलो जी, अब हम स्टैंडर्ड के अंदर जंप करते हैं। चलो, बहुत केयरफुली आपने इन चीज़ों को समझना है और मुश्किल नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ये मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल। चलो जी, इनकम टैक्स एक्सपेंस जो हम बुक्स में रिपोर्ट करते हैं, यानी अभी हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स में माइनस करना है ना,
तो ये इनकम टैक्स एक्सपेंस दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, या दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं करंट टैक्स और एक को हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स। ये आपने बात याद रखनी है कि इनकम टैक्स एक्सपेंस दो चीज़ों का मजमूआ होता है, यानी इनकम टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स पास्ट एंड प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि इनकम टैक्स के हैं, यानी जो टैक्स हम या तो आज पे करेंगे या हमने पिछले सालों में पे किया था और अब उसमें कुछ एडजस्टमेंट है। तो करंट टैक्स के फर्दर दो कंपोनेंट है, करंट टैक्स करंट ईयर एंड करंट टैक्स प्रायर ईयर। ठीक है, करंट टैक्स करंट ईयर और करंट टैक्स प्रायर ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट टैक्स है इसके अंदर प्रेजेंट और पास्ट का इम्पैक्ट शामिल होगा। और ये देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, पेएबल ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स, यानी जो करंट टैक्स अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि जो इनकम टैक्स एक्सपेंस रिपोर्ट होगा वो टैक्सेबल प्रॉफिट पे होगा, तो हम करंट टैक्स की बात कर रहे थे। और ये जो करंट टैक्स है यही एफबीआर का या टैक्स अथॉरिटी का कंसर्न होता है, क्योंकि उसको इससे गर्ज होती है कि मुझे पेमेंट कितनी होगी। वो टैक्सेबल प्रॉफिट अपनी बुक्स में कैलकुलेट करता है एफबीआर या टैक्स अथॉरिटी, और उस टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर फिर वो टैक्सेशन पे करता है, रिसीव करता है। जबकि डेफर्ड टैक्स क्या है? डेफर्ड टैक्स को एफबीआर नहीं मानता, लेकिन डेफर्ड टैक्स क्यों प्लग इन होता है? जो मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा था कि भाई देखिए आपका जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है वो इन लाइन होना चाहिए अकाउंटिंग प्रॉफिट के। तो ऐसा को मैकेनिज्म डेवलप करें आप कि जो आपका फ्यूचर टैक्स होगा, अगर आपका आज कोई ट्रांजैक्शन अकर हो गई है और जो ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट फ्यूचर में भी आएगा, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, देखें आज आपने एक टैक्स कम पे किया, लेकिन ये टैक्स आपने सिर्फ इस वजह से कम पे किया कि कोई एक्सपेंस टैक्स अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन कल के दिन वो आने वाले दिनों में वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो वो एक्सपेंस तो आज का है ना जी। जब वो एक्सपेंस आज का है तो आज की बुक्स में से लेस होना चाहिए था, लेकिन लेस नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में जाके वो लेस हो जाएगा, तो फ्यूचर का टैक्स कम पे करना पड़ेगा आपको, आज टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आज का जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा क्योंकि आपने एक एक्सपेंस रिपोर्ट नहीं किया हुआ, लेकिन फौरन ही अगले साल जब वो एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएगा तो आप उसको माइनस करेंगे तो आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये जो एक्चुअली इनकम टैक्स वालों ने जो आपको एक्सपेंस डिसअलाउ किया था, ये एक्सपेंस रिलेट तो इसी अकाउंटिंग पीरियड से कर रहा है ना, जो पहला वाला अकाउंटिंग पीरियड है, तो उसका टैक्स कॉन्सिक्वेंस भी हमने आज ही रिकॉर्ड करना है, गो के वो फ्यूचर में रिवर्स हो जाएगा, ताकि हमारा जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है वो बिल्कुल कोहेरेंट हो जाए, बिल्कुल अटैच कर जाए, मैच कर जाए विद दी अकाउंटिंग प्रॉफिट। इन शॉर्ट जो डेफर्ड टैक्स है ये अक्रूवल बेसिस की एप्लीकेशन है, अक्रूवल बेसिस की एप्लीकेशन है, या अक्रूवल बेसिस को हम इंश्योर करते हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। क्योंकि जब आप टैक्स अथॉरिटी के रूल्स के अगेंस्ट इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपके इनकम टैक्स के अंदर अकाउंटिंग प्रॉफिट के मुकाबले में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ठीक है जी, ये दो पॉइंट, ये आपका टेबल आपको बड़ा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यानी पास्ट एंड प्रेजेंट में जो टैक्स पे हो रहा है वो करंट टैक्स है, और जो फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज हैं लेकिन रिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल से मुराद ये है कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज जिनका इम्पैक्ट आज के से रिलेटेड होके रिवर्स हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक एक्सपेंस आपने आज रिकॉर्ड नहीं किया, आज रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया इनकम टैक्स वालों ने, लेकिन कल के दिन वो उसको रिकॉग्नाइज्ड कर लेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हमने आगे की कोई 15-20 मिनट या 10-15 मिनट जो डिस्कशन करनी है वो करंट टैक्स पे करनी है कि करंट टैक्स क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, करंट टैक्स करंट ईयर क्या होता है, करंट टैक्स प्रायर ईयर क्या होता है, ये मुझे बात करनी है। चलें जी, करंट टैक्स करंट ईयर क्या है पहले तो इधर ही डिस्कस कर लेना, तो ज़्यादा इसको आगे क्यों लेके जा रहे हैं। करंट टैक्स करंट ईयर क्या है कि जो टैक्सेबल प्रॉफिट आया है
मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट या एप्लीकेबल टैक्स रेट। जो इस दफ़ा का एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो आपने लिया और उसको टैक्सेबल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये करंट टैक्स आ गया। करंट टैक्स करंट ईयर आ गया। और करंट टैक्स प्रायर ईयर क्या है? ये है जी बेसिकली अंडर या ओवर प्रोविजन एडजस्टमेंट ऑफ लास्ट ईयर्स। देखिए जी, होता ये है कि जो इनकम टैक्स है ये भी प्रोविजन क्रिएट की जाती है। इनकम टैक्स जब आप बुक करते हैं, करंट टैक्स बुक करते हैं, तो एक प्रोविजन बुक की जाती है। अब ये प्रोविजन एक एस्टिमेटेड फिगर होती है। जब अगले साल एक्चुअली आपका टैक्स, जिसे कहते हैं हम कि वो टैक्स जो FBR वाले आपका असेस करेंगे, सॉरी असेसमेंट का वर्ड यूज़ किया जाता है कि टैक्स असेस्ड होगा, तो टैक्स ज़्यादा भी हो सकता है, उस प्रोविजन से कम भी हो सकता है। अगर तो टैक्स प्रोविजन आपने ज़्यादा बनाई हुई थी और इनकम टैक्स कम पे किया गया था, तो कुछ बैलेंस प्रोविजन के अकाउंट में बच जाता है। ठीक है, देखिए ना, मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे अकाउंट भी बना दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करना है इसका। लो जी, ये प्रोविजन का अकाउंट है। जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं। वो एंट्री मैंने आगे एक्सप्लेन की है, लेकिन चूंकि अब डिस्कशन शुरू हो गई है तो मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने जब रिकॉर्डिंग करनी है प्रोविजन की, तो आपने एंट्री पास करनी है जी, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्रेडिट। ये वही प्रोविजन है जी जो IAS 37 में रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स सपोज 5000 की है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 5000 कैलकुलेट किया गया, तो ये भी डेबिट हो गया और ये प्रोविजन क्रेडिट हो गया। ले जी, अब क्या हुआ कि जब एक्चुअली टैक्स असेस्ड हुआ इस साल का, तो दो केसेस है, या तो वो 5000 से ज़्यादा असेस होगा या 5000 से कम असेस होगा। अब ये टैक्स असेस कब हो रहा है? अगले साल, क्योंकि ये आपने लेट सपोज ये 2017 में आपने एंट्री पास की थी। अब 2018 में जाके 2017 से रिलेटेड असेसमेंट फाइनलाइज हो रही है। तो पता ये लगा कि दो केसेस हो सकते हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि जो एक्चुअल असेसमेंट है वो ज्यादा भी हो सकती है प्रोविजन से। अब चूंकि जगह कम है, लेकिन मैं आपको चीज़ें, चूंकि डिस्कशन स्टार्ट हो गई है, लिहाजा मैं इसको इधर ही करूंगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। और नंबर बी में क्या हो सकता है कि एक्चुअल जो असेसमेंट है, पहली बात यह है कि मैं करंट टैक्स की बात कर रहा हूँ जी, मैंने अभी डेफर्ड टैक्स की बिल्कुल कोई बात नहीं करनी, बल्कि आगे हो सकता है कि इस लेक्चर में मैं इसको स्टॉप कर दूं करंट टैक्स के ऊपर ही, तो डेफर्ड टैक्स का मैं अलग लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगा आपको। लिहाजा अभी आपने डेफर्ड टैक्स को बिल्कुल माइंड से बिल्कुल लास्ट शोर में ले जाएं, बिल्कुल आप एंड पे ले जाए, खत्म कर दें फिलहाल, उसको है ही नहीं समझे डेफर्ड टैक्स। तो देखिए, हमने 2017 में करंट टैक्स की प्रोविजन रिकॉर्ड की, ये 5000 रिकॉर्ड होगी। तो 2018 में जाके पॉसिबिलिटीज आ रही, क्योंकि 2018 में जाके ये टैक्स ईयर फाइनलाइज होता है और कुछ असेसमेंट इसकी फाइनलाइज होती है। आपने जब एस्टिमेट किया था तो आपने टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट किया कि भाई ये इनकम हमारी ये होगी एस्टिमेटेड, कुछ चीज़ें बाज़ औक़ात एस्टिमेटेड में गलत हो जाती हैं। तो अब क्या हुआ, आपने प्रोविजन बहरहाल 5000 की मेंटेन कर ली, लेकिन हुआ ये कि 2018 के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो एक्चुअल असेसमेंट ज़्यादा हो सकती है प्रोविजन से, लेट सपोज एक्चुअल असेसमेंट हो गई 6000 और एक्चुअल यहाँ पे नंबर 2 में केस हो गई एक्चुअल असेसमेंट 4500, यानी कम हो गई। असेसमेंट से मुराद क्या है जी कि ये टैक्स हमने पे करना है, यानी हम क्या करेंगे, हम जब पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, ए केस में, यानी अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं, पहले मैं ए को समझाता हूँ। तो ए केस में क्या है, आप एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डेबिट और कैश क्रेडिट 6000, ये एक्चुअल असेसमेंट है। अब आप देखें कि आपकी एक्चुअल असेसमेंट प्रोविजन से ज़्यादा थी, मैंने केस ए की बात कर रहा हूँ।
तो क्या हुआ, इसका डेबिट बैलेंस आ गया। जब प्रोविजन का डेबिट बैलेंस आ गया तो अगले साल यानी 2018 में भी तो आपने करंट टैक्स रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जब 2018 में आपने करंट टैक्स रिकॉर्ड करना है तो आप ये देखेंगे कि पिछले साल अंडर प्रोविजन थी या ओवर प्रोविजन थी, उसको इनकॉर्पोरेट करके आप 18 का करंट टैक्स रिकॉर्ड करेंगे। तो करंट टैक्स के दो ऑप्शन कैसे हो गए कि एक टैक्स तो वो है जो करंट ईयर में आप पे करेंगे और एक प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट है। यानी अगर अंडर प्रोविजन, इस केस में अंडर प्रोविजन था, इसे कहेंगे ये अंडर प्रोविजन है ना, कि आपने प्रोविजन कम रिकॉर्ड की, इसे कहेंगे अंडर प्रोविजन, और इसे कहेंगे ओवर प्रोविजन। ये अंडर प्रोविजन है। ये अगर अंडर प्रोविजन होगा तो आपने, इसका मतलब है कि लास्ट ईयर कम एक्सपेंस बुक किया था, तो आप इस साल जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे उसमें 1000 का इजाफा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि पिछले साल का 1000 अभी पेंडिंग है रिकॉर्ड होना अंडर प्रोविजन के केस में। लेकिन अगर ओवर प्रोविजन हो गई है, लेट सपोज कि बी वाले केस में, मैं बी केस में लिखता हूं कि ये आपकी जो एक्चुअल पेमेंट है वो 4500 होती है, तो आपका प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ जाता है 500 से। तो ओवर प्रोविजन का मतलब यह है कि आपने पिछले सालों में ज्यादा एक्सपेंस बुक कर लिया था, इतना एक्सपेंस आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो कोई बात नहीं, इस साल जो आप करंट टैक्स रिकॉर्ड करेंगे उसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको समझने के लिए लिख लें कि अगर अंडर प्रोविजन है तो वी विल ऐड दिस इनटू करंट टैक्स फॉर करंट ईयर, और अगर अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन है तो वी विल डिडक्ट दिस फ्रॉम करंट टैक्स फॉर करंट ईयर। ये आपने ना रटा नहीं लगाना, पहली बात मैं ये आपको ये इसलिए लिखवा रहा हूं कि चले बाज़ औक़ात स्टूडेंट टाइम सेव करने के लिए ये याद रख लेता है, लेकिन कंसेप्ट समझे ना आप। भाई ओवर प्रोविजन को हम क्यों लेस कर रहे हैं, अंडर प्रोविजन को हम क्यों ऐड कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर हमारा अंडर प्रोविजन होता है तो हमने पिछले सालों में एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया था जितना करना चाहिए था, तो जितने से कम था उतने से मजीद इस साल रिकॉर्ड कर लें। IS 8 ये कहता है, एज पर IS 8 ये कहता है कि भाई ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, इट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। भाई देखिए ना, एस्टिमेटेड फिगर ही थी ना, आपने इनकम टैक्स एक्सपेंस जितना रिकॉर्ड करना था उतना आपने रिकॉर्ड नहीं किया, उससे आपने कम रिकॉर्ड किया या ज्यादा रिकॉर्ड किया, दोनों कंडीशन में डिफरेंट है। एस्टिमेटेड जो एक्चुअल होता है कभी भी एस्टिमेटेड के बराबर नॉर्मली नहीं आता होता, देयर कुड बी डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये है जी कॉन्सेप्ट करंट टैक्स का। करंट टैक्स का कॉन्सेप्ट आपको बड़ा क्रिस्टल क्लियर पहले क्लियर होना चाहिए, डेफर्ड टैक्स की बात हम फिर करेंगे, ठीक है जी। तो यहां तक आप अगर चीजें समझ में नहीं आई हैं तो इसको एक दफ़ा दोबारा आप सुने, इस वीडियो को दोबारा आप वॉच करें जाके, और फिर देखें कि इसमें आपको चीज़ें क्लियर होती हैं कि नहीं होती। चलें जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो सामने आपके विजिबल है, ये थोड़ा सा आपने इसमें दिमाग लगाना है मज़ीद, क्योंकि देखें अब तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी थी। अब ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आना चाहिए। हमने बिल्कुल स्टार्ट इस लेक्चर की बात की थी कि देयर आर 2 सेट्स ऑफ बुक्स, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट है और एक टैक्सेबल प्रॉफिट है या टैक्सेबल लॉस है, जो भी है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट है प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंस, यानी मैंने इसको क्या डिफाइन किया था, इनकम बिफोर टैक्स, ठीक है, यानी ये इनकम बिफोर टैक्स है। जब ये इनकम बिफोर टैक्स है तो क्या होगा, टैक्स वाले कहते हैं कि भाई ये तो आपने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया है ना, मैं इस पे टैक्स थोड़ी लूंगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये 1 लाख रुपए है,
टैक्स वाले कहते हैं जी ये अकाउंटिंग प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है, ये आपने अपने आईएफआरएस रूल लगाए हैं, हम आईएफआरएस को नहीं मानते, हमारे अपने टैक्स रूल्स हैं। लिहाजा बिफोर अप्लाइंग एनीथिंग या एनी परसेंटेज टू दिस प्रॉफिट हमें कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। वो एडजस्टमेंट्स प्लस भी हो सकती हैं, माइनस भी हो सकती हैं, और वो क्योंकि इनकम है तो इनकम में एक्सपेंस भी होगा और इनकम भी होगा, यानी एक्सपेंस या तो प्लस होगा या माइनस होगा, और इनकम या तो प्लस होगी या माइनस होगी। भाई इनकम इनकम है ना, तो इनकम के दो कंपोनेंट हैं, एक्सपेंसेस और इनकम, या प्रॉफिट या रेवेन्यू, एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज। और रेवेन्यूज या तो इनकम टैक्स वाले मजीद ऐड करेंगे या लेस करेंगे, जो आपने इसमें किया हुआ, या एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे लेस। तो चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ये बड़ी चीज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपने याद रखनी है कि देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज इनकम की और 2 पॉसिबिलिटीज एक्सपेंस की। 2 पॉसिबिलिटीज जो इनकम की हैं उसमें एक इनकम वो माइनस कर देंगे या एक इनकम को प्लस कर देंगे, और जो 2 पॉसिबिलिटीज एक्सपेंसेस की हैं उसमें से एक पॉसिबिलिटी में क्या एक्सपेंस को माइनस करेंगे या बढ़ाएंगे, एक पॉसिबिलिटी में एक्सपेंस को कम कर देंगे। क्यों, रीजन क्या है? देखें जी, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई हुए हैं, और अकाउंटिंग रूल्स में कुछ ऐसे रेवेन्यूज बाज़ औक़ात शामिल हो जाते हैं या ऐसे एक्सपेंसेस बाज़ औक़ात शामिल हो जाते हैं जो टैक्स वाले नहीं मानते। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे हम रेवेन्यूज की पहले एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको एक एक इसकी एग्जांपल भी देता हूं। तो पहले हम आइटम वाइज चलते हैं। एक्सपेंस रिकग्नाइज बट नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। इसकी जो क्लासिक एग्जांपल है वो बैड डेट एक्सपेंस है। वो कहते हैं कि यार आपने इनकम बिफोर टैक्स निकालते वक्त एक बैड डेट एक्सपेंस को माइनस किया है, लेकिन क्या ये एक्सपेंस एक्चुअली अकर हो गया है? क्या कस्टमर ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं पे नहीं करूंगा? आपने कहा नहीं जी ऐसा तो नहीं है, हमने तो ये एस्टिमेट किया है, हमने तो एक अंदाज़ा लगाया कि कस्टमर जाए। उसने कहा जी ये एक्सपेंस हम मानते ही नहीं। हाँ, हम मानेंगे कब? जब एक्चुअली कस्टमर चला जाएगा, कस्टमर डिफॉल्ट कर जाएगा। यानी इनकम टैक्स वालों ने इस एक्सपेंस को परमानेंटली या हमेशा के लिए डिसअलाउ नहीं किया। उसने कहा जी भैया आपने इसको एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है, लेकिन आपने अंदाजे के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया, आपने इनकम को कम कर लिया है, लेकिन एक्चुअली एक्सपेंस आपका नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस हम नहीं मानते, एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, आईएफआरएस मानता होगा उसने, लेकिन हम इसको नहीं, इसको आप ऐड बैक करते हैं। इसकी एक और मिसाल है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है? वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहां वर्ड है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो है जो अकाउंटिंग के रूल्स के तहत कंप्यूट होगा। टैक्स वाले टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं। ठीक है, उसकी मिसाल आगे देता हूं कि अकाउंट फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया है स्ट्रेट लाइन मेथड पे। टैक्स वाले कहते हैं नहीं जी आपको हम स्ट्रेट लाइन पे नहीं, हम आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, ये बल्कि उनका अपना ही कोई रेट होता है जिसको वो टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउंस कहते हैं। ये आप इंशाल्लाह इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये ऐड बैक हो जाती हैं। चलें जी, उसके बाद क्या है जी, एक एक्सपेंस ऐसा, अभी पहले एक्सपेंस की बात पूरी कर लूँ। एक्सपेंस नॉट रिकग्नाइज बट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। देखें, आपने एक्सपेंस रिकग्नाइज नहीं किया, ठीक है जी, आपने एक्सपेंस बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन वो टैक्स डिडक्टेबल है। मिसाल के तौर पे आपने कोई प्री पे किया है, प्री पेमेंट, इसकी क्लासिक एग्जांपल है प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट चाहे आप रेंट की पेमेंट करें, चाहे आप इसको इंश्योरेंस की पेमेंट करें। अब आपने तो प्री पेमेंट की है, आपने तो उसको एसेट रिकॉर्ड किया है, आपने तो उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया। लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं जी ये आपका एक्सपेंस है, क्योंकि आपने पे तो कर दिया है ना भाई, कैश तो पे कर दिया है ना। और मैंने पहले बात की थी कि जो इनकम टैक्स वाले हैं वो ज़्यादातर कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, ज़्यादातर कैश बेसिस को फॉलो करते हैं।
तो ये आपको मजीद वो, हालांकि प्री पेमेंट आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, ना ही आपने करना है, क्योंकि ये प्री पेमेंट है ना भाई। जब जितना यूज होगा उतना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, बाकी तो एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ये दो एक्सपेंसेस की बात हो गई। एक एक्सपेंस वो है जो आपने रिकॉग्नाइज किया है लेकिन वो नहीं मानते, ठीक है भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि परमानेंट नहीं मानते, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी नहीं मान रहे। इस तरीके से वो अभी इसको एक्सपेंस मान रहे हैं लेकिन बाद में एक्सपेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आप फ्यूचर में क्या होगा, सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं इसी में आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊं कि भाई देखें, इस केस में ऊपर आ जाएं आप, कि जब एक्सपेंस रिकग्नाइज किया था, जब एक्सपेंस रिकग्नाइज किया था आपने, तो उसने नहीं माना, लेकिन फ्यूचर में जब एक्चुअली डिफॉल्ट करेगा तो वो मान लेगा ना, ऐसे ही है ना जी। तो उस केस में इनकम टैक्स आपका इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, यहां बढ़ गया वहां कम हो जाएगा। अब यहां पे क्या है, जब आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया तो उसने उसको एक्सपेंस मान लिया, लेकिन जब आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो वो नहीं मानेगा। इस केस में अभी मान लिया तो अभी का एक्सपेंस कम हो गया, जब नहीं मानेगा तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो देखें क्या हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन का टेम्पररी इफेक्ट आ रहा है, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस। इसे कहते हैं, अभी मैं टाइमिंग डिफरेंस का वर्ड नहीं यूज कर रहा, ना मैंने करना चाहिए, इसको हम किसी और डिफरेंस की मद में लेंगे अभी इंशाल्लाह, जब इसको आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। देखिए यही चीजें हैं जो आपको जब क्लियर हो जाएंगी ना, तो कोई, मैं नहीं समझता, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चले जी आगे, अब एक्सपेंसेस की बात आपको क्लियर हो गई, अब इनकम की बात पे आ जाए। इनकम नॉट रिकग्नाइज्ड बट इंक्लूडेड अंडर टैक्स लॉस। भाई आपने इनकम रिकॉर्ड नहीं की, भाई आपने इनकम रिकॉर्ड नहीं की, बिल्कुल नहीं। आपने कहा जी मेरी तो इनकम है ही नहीं, मसलन अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, डेफर्ड इनकम, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। मैं एग्जांपल भी ताकि स्पेसिफिक कर दूं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। अनअर्न्ड इनकम के आपने कोई कस्टमर से एडवांस पैसे वसूल कर लिए, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, टैक्स अथॉरिटी कहती है कि भाई आपने पैसे तो वसूल कर लिए ना। आप कहें जी पैसे वसूल किए हैं लेकिन अभी हमने सर्विसेज परफॉर्म नहीं की हैं, ना ही वो हमारी इनकम अभी कमाई भी कंसिडर की गई है, ठीक है जी, ना ही वो इनकम कमाई भी कंसिडर की गई है। आपने कहा जी हम तो इसको इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते आईएफआरएस के तहत, हमारा जो आईएफआरएस 15 है वो इसको रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, वो कहेगा जी तो अनअर्न्ड इनकम है। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं भाई कैश वसूल हो गया है ना, तो इस वक्त आपको हम इसके ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे हैं। जब आप एक्चुअली इसकी सर्विसेज परफॉर्म करोगे तो आप अपनी बुक्स में क्या करोगे, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो उस वक्त क्या करेंगे आपसे हम, फिर उस वक्त आपको हम ये डिसअलाउ कर देंगे। यानी क्या हुआ, इस वक्त आपने इनकम के ऊपर टैक्स ले लिया, लेकिन जब फ्यूचर में एक्चुअली ये आप इनकम रिकॉर्ड करोगे तो फिर आपसे टैक्स नहीं लेंगे हम, वो इस वाले में वो इंकॉर्पोरेट पार्ट 4 में इंकॉर्पोरेट कर देंगे, यानी इसको माइनस करवा देंगे। उसकी एग्जांपल मैं एक और देता हूं, यानी इनकम आपने रिकॉग्नाइज नहीं की है लेकिन उसने आपसे टैक्स ले लिया। अच्छा, इनकम का दूसरा पॉइंट जो माइनस होगा इसी का रिवर्स ले, जब आपने ये इनकम अर्न कर ली है लेकिन आपने पिछले सालों में कर, यानी जो आपने डेफर्ड इनकम रियलाइज्ड, आप पिछले सालों में इसको टैक्स पे कर चुके हैं, आप इस दफा थोड़ी टैक्स पे करेंगे दोबारा, आप माइनस करेंगे वहां से। इसके अलावा अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, ठीक है जी। अक्रूड इनकम क्या है कि आपने कस्टमर को सर्विस परफॉर्म कर दी है, कैश वसूल नहीं किया, टैक्स वाले इसको नहीं मानते, टैक्स वाले कहते हैं आपने पैसे तो वसूल नहीं ना किए, तो आपके लिए आईएफआरएस के तहत तो वो इनकम है लेकिन हमारे लिए वो इनकम नहीं है। आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इस इनकम का इफेक्ट शामिल है, उसे माइनस करो, ठीक है। इस तरीके से ये ऊपर वाले केस में ये अक्रूड एक्सपेंसेस भी लिख लें आप, ताकि याद रहे आपको। तो बड़ा केयरफुली आपने क्या करना है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को इन तमाम एडजस्टमेंट दिखा के आपने टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होता है।
और इस टैक्सेबल प्रॉफिट पे आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको टैक्स रेट से, तो क्या निकलता है करंट टैक्स फॉर करंट ईयर। जी जी, यहाँ तक मैं इस लेक्चर को स्टॉप करूँगा, क्योंकि अभी अगर मैं न्यूमेरिकल पे चला गया तो आपको शायद न्यूमेरिकल हम चाह रहे हैं कि हम इसको लाइव ही डिस्कस करें इंशाल्लाह क्लास में। तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको बड़े क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए जी, एक एक चीज़ बड़ी क्रिस्टल, इसको बार बार देखें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इसको वीडियो को आप एक से ज़्यादा दफ़ा देखें। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक डिस्कशन ऑफ IAS 12। तो इंशाल्लाह हम किसी फ्यूचर वीडियो में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा डिटेल से कि किस तरह न्यूमेरिकल होते हैं। तो आपने जो नेक्स्ट हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम ये करंट टैक्स का न्यूमेरिकल करेंगे, ये जो आपके पेज नंबर आई थिंक 2 पे दिया हुआ है, और एक पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि करंट टैक्स का कॉन्सेप्ट हमें न्यूमेरिकली क्लियर हो जाए। तो फिर हम डेफर टैक्स की भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, तो वो इंशाल्लाह आपको फिर मैं अपलोड करूँगा। तो दिस इज़ फ्रॉम टुडे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।